जी, ये वीडियो है आचार्य प्रशांत जी का और उसकी समीक्षा मैं करूँगा। आप भी सोच रहे होंगे कि आचार्य प्रशांत जी की समीक्षा बहुत हो रही है। तो एक्चुअली उनके ही वीडियो लोग मुझे समीक्षा के लिए बहुत भेज रहे हैं क्योंकि शायद के इस समय उनको काफ़ी देखा जा रहा है। उनके सब्सक्रिप्शन बहुत ज़्यादा हैं, करोड़ों में हैं। तो इसीलिए लोग उनके विषयों पर मेरा ओपिनियन चाहते हैं कि मैं उस विषय को किस दृष्टि से देखता हूँ। तो जब मैं समीक्षा कर रहा होता हूँ तो एक्चुअली अपनी दृष्टि रख रहा होता हूँ। हो सकता है वो दृष्टि किसी को ठीक लगे, किसी को गलत लगे। तो जिनको ठीक लगे तो ठीक ही है, जिनको गलत लगे वो मेरा नंबर नीचे वीडियो के दौरान आता रहता है, मोबाइल नंबर, उस पर कॉन्टैक्ट करके और ऑनलाइन चर्चा के लिए वो मुझसे बात कर सकते हैं। और इनके इस वीडियो का लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। और इससे पहले कि मैं इस वीडियो की समीक्षा करूं, कई बार लोग सोचते हैं कि आप उनके नेगेटिव वीडियोज की ज़्यादा समीक्षा करते हो वगैरह वगैरह। ऐसा भी नहीं है। एक आध वीडियो की मैंने उनकी अच्छी समीक्षा भी की है, और लेकिन उन्होंने कॉपीराइट भेज दिया था उस पर, तो वो वीडियो डिलीट वगैरह हो गए हैं। समीक्षा ज़्यादातर उन्हीं चीज़ों की जाती है जिसमें मेरा कोई अलग से पॉइंट ऑफ व्यू हो। अगर मैं उनके किसी पॉइंट ऑफ व्यू से सहमत हूँ तो उसमें क्या समीक्षा करनी है, उसमें तो मैं सहमत ही हूँ, है ना। वो तो रिपीटिशन हो जाएगा कि लोगों ने उनका वीडियो देख लिया और मेरा देख लिया, सेम ओपिनियन का, उसमें कोई मतलब नहीं है। कई काम वो अच्छे अच्छे भी कर रहे हैं, कई काम अच्छी बातें कर रहे हैं। जैसे वो क्लाइमेट चेंज के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, अच्छी बात है। महिलाओं के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, अच्छी बात है ना। और हमें पूरी बॉडी दान करनी चाहिए मेडिकल इत्यादि के लिए, या दूसरे लोगों को हमारे अंग ट्रांसप्लांट हो सकें उसके लिए, ये अच्छी बात है। तो ऐसी कुछ एक अच्छी बातें वो कर रहे हैं। पर मैं जो समीक्षा करता हूँ वो उस बात के लिए नहीं करता। मेरी जो समीक्षा होती है वो रहती है जो फिलोसॉफिकल उनका उनके उनका दृष्टिकोण है, जो दार्शनिक दृष्टिकोण है उनका, वो सही नहीं है मेरे ओपिनियन में। तो उससे संबंधित जितने वीडियोस होते हैं मैं ज़्यादातर उस पर ही अपनी बात रखता हूँ। और जैसे आज का जो वीडियो है वो उनके दृष्टिकोण से ठीक है, लेकिन मैं उसमें अपना दृष्टिकोण ऐड करूँगा, है ना। थोड़ा सा मैं उसमें ऐड करूँगा। उनकी उस बात से मैं सहमत हूँ जो वो इस वीडियो में बोल रहे हैं। जैसे कि उनका कहना है कि भाई माता जो है वो कुमाता हो सकती है। बात सही है, मेरा भी यही ओपिनियन है कि इस दुनिया में कोई भी माता हो, पिता हो, भाई बहन, पति पत्नी, कोई भी संबंध हो, वो खराब भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है ना। पर ये जब ज्यादातर लोग जब ऐसा बोलते हैं, जैसा कि आचार्य प्रशांत जी भी बोल रहे हैं कि क्योंकि माता के बारे में बोला जाता है कि भाई पूत कपूत हो सकते हैं लेकिन माता कुमाता नहीं हो सकती, इस तरह के बहुत बार भजन भी बने हुए हैं। और इस तरह की लोग ऐसा सोचते हैं कि नहीं, पूत तो खराब हो सकता है, पुत्र माने, लेकिन माता कभी खराब नहीं हो सकती, इस तरह की बात करते हैं, जबकि ऐसा कुछ है नहीं है। इस दुनिया में कोई भी संबंध खराब हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है। पर ज्यादातर लोग ऐसा सोचते हैं कि लोग अच्छे और बुरे होते हैं, इसलिए ऐसा होता है कि बेटे अच्छे और बुरे होते हैं तो अच्छा बेटा अच्छा होता है, बुरा बेटा बुरा होता है। वैसे अच्छी माता माता होती है, बुरी माता बुरी होती है। पर मेरा यहाँ पे थोड़ा सा दृष्टिकोण अलग हट गया जो मैं यहाँ रखने जा रहा हूँ, और उसी के लिए मैं इस वीडियो की समीक्षा भी कर रहा हूँ कि आखिर कोई व्यक्ति अच्छा अथवा बुरा व्यवहार जो करता है उसके कारण क्या रहते हैं। क्या उसके कारण आदमी के अंदर है? क्योंकि अगर उसके कारण आदमी के अंदर होंगे तब हम आदमी को अच्छा और बुरा कह सकते हैं कि भाई चलो, ये तो आदमी ही अच्छा है और ये तो आदमी ही बुरा है। ये माता
अच्छी ही है और ये तो माता बुरी ही है। लेकिन कहीं अगर कारण बाहर हुए, आदमी के अंदर कारण नहीं हुए, मुख्य जो कारण है वो बाहर हुए, तब कैसे हम बोलेंगे? तब तो हम इतना ही बोल सकते हैं कि इन परिस्थितियों में आदमी बुरा व्यवहार करता है और इन परिस्थितियों में आदमी अच्छा व्यवहार करता है। तब हम पूरी तरह से आदमी को ब्लेम नहीं कर सकेंगे। ये अंतर आएगा दृष्टिकोण में, और उसी दृष्टिकोण को मैं यहाँ रखना चाहता हूँ, और उससे बहुत सारे फर्क पड़ते हैं उस दृष्टिकोण से, क्योंकि वो बेसिक दृष्टिकोण है, क्योंकि दार्शनिक दृष्टिकोण है। तो जब दार्शनिक दृष्टिकोण में कोई बदलाव होता है तो उससे आगे बहुत सारे आमूल-चूल परिवर्तन होते हैं। उदाहरण के लिए आप देख सकते हो कि पहले कभी ऐसा समझा जाता था कि विधवा स्त्री का पुनर्विवाह नहीं होना चाहिए, तो कोई करता भी नहीं था, लोग बचते थे, और कोई कोशिश करना चाहता भी था इसके लिए तो पूरा समाज उसके विरुद्ध खड़ा हो जाता था, इवन उसका घर भी, है ना। और आज हम देखेंगे कि आज विधवा विवाह बड़ी एक बहुत कॉमन सी बात हो गई। तो ऐसा कब हो पाया? ऐसा तब हो पाया जब कि किसी ने दार्शनिक पॉइंट ऑफ व्यू को रखा कि भाई विधवा होने से किसी की शादी नहीं होगी, इसके पीछे दर्शन क्या है, दार्शनिक बिंदु क्या है। तो जब उस पर लोगों ने सोचा समझा तो उनको समझ में आया कि ऐसा तो कोई बिंदु नहीं है इसके पीछे कि भाई मतलब आदमी अगर विधवा हो जाए तो उसकी शादी हो सकती है, लेकिन स्त्री विधवा हो जाए तो उसकी विधवा हो जाए तो उसकी शादी क्यों नहीं होगी भला, इसमें क्या अड़चन है। लेकिन पहले के लोग सोचते थे कि ये पाप है, ऐसा सोच के कि जो पति है वो परमेश्वर होता है स्त्री का, और अगर वो मर गया है तो अब वो अपना परमेश्वर नहीं बदल सकती, अब वो उसी के नाम से पूरा जीवन जिएगी विधवा के रूप में। इस तरह की कोई पहले कोई दार्शनिक दृष्टिकोण थे। तो इससे बड़े अंतर आते हैं। अगर थोड़ा भी आप कोई दार्शनिक दृष्टिकोण में परिवर्तन आता है तो उससे समाज में काफी बड़े बड़े परिवर्तन देखने में आते हैं। अब इसको देखें कि कोई जो आदमी खराब और अच्छा व्यवहार कर रहा है, क्या उसमें आदमी का के अंदर की जो बात है, जो आदमी में जो अंदर चीजें होती हैं, क्या वो प्रमुख इसके लिए उत्तरदायित्व है? इसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे आपने समझा होगा कि आदमी विभिन्न प्रकार के होते हैं। जैसे मैंने भी आदमी को 4 कैटेगरी में क्लासिफाई किया है, और जो मैं आदमी कर रहा हूँ मतलब मनुष्य की बात समझो है। आदमी उर्दू में बोलते हैं और हिंदी में बोले तो मनुष्य माने पुरुष, स्त्री और ट्रांसजेंडर सब मिला के पुरुष जाति की मतलब आदमी मनुष्य जाति की बात हो रही है, जिसमें पुरुष, स्त्री और ट्रांसजेंडर भी हों, सभी प्रकार के मनुष्य। तो हम देखते हैं कि उनका शरीर होता है जिसमें 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां होती हैं, और एक अंतःकरण होता है जिसमें मन, बुद्धि, चित्त और एक अहम होता है, जिसको चेतन बोल देते हैं, जिसको आप मैं बोलते हो, या जिसको कॉन्शियसनेस बोल देते हैं, कोई लोग जिसको आत्मा बोल देते हैं, या कोई लोग जिसको जीव या जीव आत्मा बोल देते हैं। ठीक है, इनका मिक्सचर होता है एक आदमी, और इनमें वेरिएशन होता है। जैसे शरीर में आप वेरिएशन देखते हैं कि सबके अलग अलग त्वचा के रंग होते हैं, सबकी अलग अलग लंबाई होती है, सबकी अलग अलग चौड़ाई होती है। बायोलॉजिकल स्तर पे देखेंगे तो सबके अलग अलग जेनेटिक्स होते हैं, है ना। सब एक आदमी के जेनेटिक्स में और दूसरे आदमी के जेनेटिक्स में थोड़ा या ज्यादा अंतर होता है, मतलब एक जैसे लोग नहीं होते। इन्हीं सबसे आदमी की क्षमताओं का रहता है कि किसी आदमी में कोई क्षमता होती है, किसी आदमी में कोई क्षमता होती है, और जिनमें एक जैसी क्षमताएं भी हैं उनमें भी किसी में ज्यादा क्षमता है, किसी में कम क्षमता है। जैसे शारीरिक ही आप देख लें, किसी का शरीर ज्यादा ताकतवर होता है, किसी का शरीर कम ताकतवर होता है ना। ताकतवर का एक पूरा एक
आपको ग्रेडियंट मिल जाएगा कि कम ताकत से अधिकतम ताकत के बीच में आपको करोड़ों लोग मिलेंगे। उसी तरह से मानसिक क्षमता में भी है, इस मानसिक क्षमता का भी ग्रेडियंट है, बौद्धिक क्षमता का भी ग्रेडियंट है, अंडरस्टैंडिंग का भी ग्रेडियंट है, समझ का, बुद्धि का। तो हर चीज में आपको ग्रेडियंट मिलेंगे, बहुत कम बुद्धिमान से लेके बहुत अधिक बुद्धिमान तक आपको, और उसके बीच में सारे लोग सब तरह के मिल जाएंगे। तो ये तो हो गया लोगों का क्लासिफिकेशन, है ना, इस तरह के तो हो गए आदमी। अब आती है कि परिस्थितियां, क्योंकि जो आदमी है वो अल्टीमेटली क्या चाहता है, मतलब हर एक आदमी, जो सबसे कम ग्रेडियंट से लेके और सबसे अधिक ग्रेडियंट तक का आदमी जो है, या ऐसे मैं हिंदी में बोलूं तो सबसे कम क्षमतावान से लेके सबसे अधिक क्षमतावान व्यक्ति, सारे लोग क्या चाहते हैं, सुखी होना चाहते हैं। उसी के लिए वो अपनी इन क्षमताओं के द्वारा जो भी परिस्थितियां सामने होती हैं उनमें प्रयास करते हैं अपने सुख पाने का, या जिन्हें वो अपना समझते हैं उनके सुखों को पाने का, और उनको दुखों से दूर रखने का, यही प्रयास करते हैं। और तो कुछ होता नहीं। जीवन का केंद्र बिंदु तो यही है कि जो दुख हैं उन्हें दूर कर दें, और जो सुख हैं दुनिया में वो उनकी प्राप्ति कर लें। इस दुनिया में आप इससे ज़्यादा तो और कुछ कर नहीं सकते, कि दुखों से दूर हो सकते हैं और या सुखों के नज़दीक हो सकते हैं। यही जीवन का फ्रेम है बस। सुबह से लेके और पूरे 24 घंटे आपकी सारी एक्टिविटी, वो मानसिक एक्टिविटी हो, शारीरिक एक्टिविटी हो, वो सब इसी में जाती है कि दुखों से कैसे दूर हो जाएं और सुखों को कैसे प्राप्त कर लें। इतने में ही पूरा जीवन व्यतीत होता है आदमी का, जन्म से लेकर और मृत्यु तक। अब परिस्थितियां कैसे निर्मित होती हैं? एक तो परिस्थितियां हैं जो प्राकृतिक परिस्थितियां हैं, सर्दी गर्मी, समझ लो कुछ नेचुरल कैलेमिटीज हैं, कुछ हो गया, कहीं बिजली किसी के ऊपर पड़ गई तो कोई मर गया, या कुछ हो गया ऐसा, किसी जानवर ने या किसी कीट पतंगे ने किसी को खा लिया, सांप ने खा लिया, तो जहरील, एक प्राकृतिक रूप से है कि उनमें कुछ दुख हैं और कुछ सुख हैं। और एक कृत्रिम है जो मनुष्य अपने द्वारा, जैसे मनुष्य जिस प्रकार की व्यवस्था बना के रखता है अपने देश की, अपने प्रांत की, अपने घर की, वो एक परिस्थितियों का निर्माण करती हैं, अच्छी अथवा बुरी, या उनका मिक्सचर। और उन अच्छी अथवा बुरी परिस्थितियों में आदमी अपनी क्षमता के आधार पे व्यवहार करता है, और फिर हमें दिखता है कि एक आदमी तो बुरा व्यवहार कर रहा है और एक आदमी तो अच्छा व्यवहार कर रहा है, या वही एक आदमी कभी तो अच्छा व्यवहार कर रहा है और कभी तो बुरा व्यवहार कर रहा है, एक ही आदमी वही। अब क्या कहेंगे उस आदमी को? क्या कहेंगे कि ये अच्छा आदमी है कि बुरा आदमी है? क्योंकि जिसे कपूत बोलते हैं वो भी सदा बुरा व्यवहार नहीं करता, और जिसे सपूत माता बोलते हैं वो भी सदा अच्छा व्यवहार नहीं करती। कभी अच्छा करते हैं, कभी बुरा करते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि मिक्स टाइप का व्यवहार रहता है, उसमें कुछ अच्छा जैसा होता है, कुछ बुरा जैसा होता है। जैसे एक महिला अपने बच्चे के लालन पालन के लिए कहीं चोरी करके ले आई। अब चोरी करके लाई है, ये बुरा व्यवहार है, और लेकिन अब उससे जो उसे मिला है उससे वो अपने बच्चे का लालन पालन करेगा तो करेगी, तो ये अच्छा व्यवहार हो गया, है ना, मिक्स टाइप का हो गया। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले समझा कि आदमी अच्छा अथवा बुरा व्यवहार क्यों करता है। अभी हमने समझा कि हर आदमी या तो किसी दुख से बचने के लिए प्रयास करता है या किसी सुख को प्राप्त करने के लिए। अच्छे व्यवहार से भी वो किसी दुख से बचना चाहता है या कोई सुख की प्राप्ति करना चाहता है। बुरे व्यवहार के द्वारा भी वो या तो किसी दुख से बचना चाहता है या उसे किसी सुख की प्राप्ति की उससे आशा है या अपेक्षा है कि बुरा व्यवहार करके मुझे ये सुख मिल जाएगा या इस दुख से मैं बच जाऊंगा, और तो कुछ नहीं है।
माने अभी जो हमने एक क्षमता का एक ग्राफ बनाया था कि कम क्षमता से लेके और अधिकतम क्षमता के लोग जो हैं वो इन्हीं दो पिलर्स के बीच में गति करते हैं। या तो किसी दुख से बचने का प्रयास कर रहे होते हैं या किसी सुख को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे होते हैं। सभी, जिन्हें हम अच्छे लोग बोल रहे हैं वो भी, जिन्हें हम बुरा लोग बोल रहे हैं वो भी, या वो एक ही आदमी जो कभी अच्छा व्यवहार कर रहा है कभी बुरा व्यवहार कर रहा है, वो उसके कभी अच्छा वाला व्यवहार और कभी बुरा वाला व्यवहार होता किसी दुख से बचने के लिए है और किसी सुख की प्राप्ति के लिए। उद्देश्य हमेशा यही रहता है कि दुख से बचना चाहता है या सुख की प्राप्ति करना चाहता है। उसके अच्छे व्यवहार का भी, उसके अच्छे कर्म का भी और उसके बुरे कर्म का भी उद्देश्य दोनों का एक ही रहता है। उद्देश्य में कोई अंतर नहीं है, उद्देश्य सेम है। ठीक है, ये आपको दिख रहा है, ये आपको बात समझ में आ रही है। और आप इस सवाल को अपने जीवन में भी पूछ सकते हैं और अपने जीवन में ही पूछना चाहिए। अगल बगल के जब हम बात करने लगते हैं तो वो अधूरी बात होती है, क्योंकि हमने हर एक आदमी की अपने अंदर एक छवि बना रखी होती है, ये तो अच्छा आदमी, ये तो बुरा आदमी। और जब बुरा आदमी कोई अच्छे काम करता है तो सोचते हैं कि नहीं कुछ दिखाने के लिए कर रहा होगा। कोई अच्छा आदमी बुरे काम कर रहा है तो आदमी सोचते हैं नहीं किसी ने तो इसको मजबूर किया होगा, आदमी तो अच्छा ही है। अपने अंदर पूछो, आप तो अपने आप को जानते ही हो अच्छे से कि आप अच्छे हो कि बुरे हो, या कितने अच्छे या कितने बुरे व्यवहार करते हो। औरों से तो छिप के आप कर सकते हो, अपने आप से तो नहीं छिपोगे। तो आपको अपना तो पता ही है। तो खुद देखो कि जब आपने कोई अच्छा व्यवहार किया या जब आपने कोई बुरा व्यवहार किया तो काहे के लिए किया? क्या किसी दुख से बचने के लिए या सुख को प्राप्त करने के लिए ही किया, या इससे अलग कुछ किया? या जिन्हें आप अपना बोलते हो, अपना बेटा बेटी, पति पत्नी, माता पिता, भाई बंधु, मित्र, उनके उनको दुखों से बचाने के लिए या उनको कोई सुख प्राप्ति में सहयोगी होने के लिए, ये इसीलिए किया होगा। इसके अलग आपने कभी कुछ किया? मेरा ख्याल है आप उत्तर पाएंगे कि नहीं, इसी के लिए किया होगा। तो इससे समझ सकते हो कि हर आदमी इसी तरह से व्यवहार करता है। इसका मतलब ये हुआ कि हम अभी तक ऐसी व्यवस्था नहीं बना पाए हैं समाज में कि जो हमारे अच्छे व्यवहार करने से हम किसी दुख से दूर हो जाएं और सुख की प्राप्ति कर लें। अच्छे तरीकों से हमें कभी कभी बुरे तरीकों का भी इस्तेमाल करने को हम बाध्य होते हैं, है ना। इसका इतना सही तो मतलब है, यानी अप्राकृतिक दुखों को थोड़ा छोड़ दें, क्योंकि प्राकृतिक दुखों में तो हमें अच्छा और बुरा करने जैसा कुछ होता नहीं है, क्योंकि प्रकृति के साथ तो आप क्या अच्छा बुरा करोगे। यहाँ अच्छे और बुरे से मतलब है कि आपके रिलेशन में दूसरा आदमी, मतलब आप कुछ ऐसा कर रहे हो जिससे दूसरे को नुकसान हो रहा है, जिससे बुरा कहा जाता है। आप कुछ ऐसा कर रहे हो कि इससे जो है दूसरे को नुकसान ना हो या दूसरे को फायदा हो, तो इसे अच्छा बोला जाता है। और तो अच्छे बुरे की कोई अलग से परिभाषा है नहीं। तो व्यवस्था के द्वारा जो स्थिति परिस्थितियां पैदा होती हैं उसमें जितने लोग रह रहे हैं उन लोगों को सदैव ऐसा नहीं लगता कि वो लीगली या अच्छे तरीके से नैतिक रूप से व्यवहार करके सभी प्रकार के दुखों से बच सकते हैं या सभी प्रकार के सुखों को प्राप्त कर सकते हैं। उन्हें ऐसा नहीं लगता। उन्हें क्या लगता है कि नहीं, हमें कई दुख इस प्रकार के हैं कि उनसे बचने के लिए इल्लीगल होना पड़ेगा, अनैतिक होना पड़ेगा, तो बच सकते हैं, नहीं तो नहीं बच सकते। या बहुत प्रकार के सुखों को पाने के लिए हमें अनैतिक होना पड़ेगा या इल्लीगल तरीका अपनाना पड़ेगा, तो ही उसके मिलने की संभावना हमें है, अदरवाइज तो मिलेगा ही नहीं। और इसके उदाहरण में मैं आपको ऐसे दे सकता हूँ, मेहनती मेहनती लोगों के दे सकता हूँ। जैसे आप देखते हैं, लेबर है एक, बेचारा मकान में लेबरी करता है या कहीं भी लेबरी करता है, मकान में, दुकान में, कहीं पर भी, मकान बनाने में अथवा दुकान में सौदा वौदा बेचने में या और कोई भी। तो आप देखते ही हो कि आज की व्यवस्था में लेबर की तनख्वाह बहुत कम होती है, 5-10 हज़ार, 12 हज़ार। अब वो लीगली
बहुत सारे दुखों से नहीं बच सकता और बहुत सारे सुखों को प्राप्त नहीं कर सकता, है ना। एक तो उसकी अंदरूनी क्षमता नहीं है, उसके पास मानसिक क्षमता उतनी विस्तीर्ण नहीं है। दूसरा, व्यवस्थागत रूप से उसके लिए कोई ऐसे उपाय नहीं किए हुए हैं, तो वो क्या करेगा? दुखों को अपने पास आने देगा? ऐसे चुप तो बैठेगा नहीं। या जो सुख उनको चाहिए, उनके बाल बच्चों को चाहिए, परिवार को चाहिए, वो बैठा रहेगा कि नहीं नहीं मिलेंगे। तो वो ऐसा सोच सकता है कि मैं थोड़ा क्यों ना इलीगल रूप से पैसा कमाने का प्रयास करूं। वो करेगा देर सवेर, जहां भी उसको अवसर मिलेगा, मौका मिलेगा। जब तक अवसर मौका नहीं मिल रहा तब तक तो करेगा कैसे? जैसे ही उसे अवसर मिलेगा तो वो वैसा करेगा। और उसे बाहर से हम देखेंगे तो देखेंगे इसने तो बुरा व्यवहार कर दिया, ये तो बुरा आदमी है, ये तो खराब आदमी है, ये तो कपूत है, या ये तो खराब पिता है, या ये तो खराब माता है। बाहर से ऐसा ही लगेगा देखने में। और उसका ब्लेम उसके ऊपर डाल दोगे आपके, भाई या हम अब तक डालते आए हैं लोग के आदमी अच्छा और बुरा होता है। पीछे की सारी किताबों में भी ऐसा लिखा हुआ है कि आदमी देवता जैसा और राक्षस जैसा होता है। आदमी को ऐसा मान लिया गया है। ये नहीं देख रहे हैं कि वो ऐसा कर किन कारणों से रहा है। तो मैं जो यहाँ अपना ओपिनियन रखना चाह रहा हूँ वो यही स्पष्ट करने के लिए रखना चाह रहा हूँ कि बात कुछ और है। दरअसल आदमी अच्छे या बुरे नहीं होते, आदमी बस कम समझदार या अधिक समझदार होते हैं, कम क्षमतावान या अधिक क्षमतावान होते हैं, इस तरह के होते हैं। सभी लोग सुखी होना चाहते हैं कॉमनली, सभी लोग दुखों से दूर होना चाहते हैं कॉमनली। आदमी आदमी के गुण अगर आप क्लासिफाई करो तो वो मतलब उनको ऐसे लिखो तो ऐसे होते हैं। आदमी में ऐसा कहीं नहीं लिख सकते हम कि ये आदमी खराब है, ये आदमी अच्छा है। आदमी का जब हम प्रोफाइल बनाएंगे तो उसमें यही लिखा जाएगा, इस आदमी की इतनी हाइट है, इतनी चौड़ाई है, ऐसा इसका रंग है, ऐसा इसका देखने में लगता है, है? ये सुखी होना चाहता है, दुखों से दूर होना चाहता है, इसमें ये क्षमता है, इतना पढ़ा लिखा है, इसकी मानसिक क्षमता इतनी विकसित हो गई है, इसकी ये इस तरह से लिखेंगे। क्या कभी लिख सकते हैं ये आदमी खराब है, ये आदमी अच्छा है? नहीं लिख सकते। उसके गुणों की व्याख्या करेंगे तो ऐसा करेंगे। इससे हमें क्या समझ में आएगा? इससे ये समझ में आएगा कि जो जड़ है प्रॉब्लम की वो है कि हम जिस व्यवस्था में जी रहे हैं वो अपर्याप्त है। वो हमारे लिए इस हद तक सूटेबल नहीं है कि हमें लीगली रूप से ही हम सारे दुखों से बच जाएं और सारे सुखों में से जब भी जिसकी भी प्राप्ति करना चाहें प्राप्ति हो जाए। चाहे वो हमारी कम क्षमता हो, चाहे हमारी ज्यादा क्षमता हो। कम क्षमता वाला व्यक्ति, कम समझदार व्यक्ति, जिन भी सुखों की प्राप्ति की इसको इच्छा हो वो उसे लीगली प्राप्त हो जाए। लीगली का मतलब क्या होता है? सिस्टम के अनुसार, है ना। क्योंकि लीगली होगा तो फिर आप उसको बुरा नहीं कहोगे, क्योंकि लीगली का मतलब है कि वो तो सही बात है, सही तरीका है। तो लीगली का मतलब वैधानिक तरीका, सही तरीका, और इलीगली मतलब गलत तरीका। और विधान बनाते समय इसी बात का ध्यान रखा जाता है या रखा जाना चाहिए कि विधान इस प्रकार के हों कि उन्हीं विधानों के अंतर्गत सबको वैधानिक रूप से ही सब कुछ उसको सारे सुख की प्राप्ति हो जाए, चाहे वो किसी भी क्षमता का व्यक्ति हो, और सभी दुखों से वो बचा रहे, चाहे वो किसी भी क्षमता का व्यक्ति हो। हम ऐसा उसके ऊपर ना छोड़ें कि भाई तुम्हें किन दुखों से बचना है, किन सुखों को प्राप्त करना है, ये तुम अपनी क्षमता के आधार से तय करो। तो इसमें तो बेचारा जिसकी क्षमता कम होगी, हल्की होगी, वो तो नहीं प्राप्त कर पाएगा, वो तो इलीगली जाएगा, फिर उसके पास तो कोई उपाय बचा नहीं। माने जो व्यवस्था बनाई गई है वो उसके लिए तो नहीं है, वो तो केवल क्षमतावान व्यक्तियों के लिए है, जिनके पास एक पर्टिकुलर लेवल से ऊपर की क्षमता है। वो लोग बस मजे करेंगे, वो लोग दुखों से बचे रह सकते हैं, वो लोग सारे सुखों को प्राप्त कर सकेंगे। इसका मतलब वो व्यवस्था 10-15% लोगों के लिए है, 100% लोगों के लिए नहीं है। और यही कारण है
इन सारे लोगों को बुरा व्यवहार करने का, इलीगल व्यवहार करने का, अनैतिक व्यवहार करने का, और फिर जिससे हम देखते हैं कि फिर बहुत सारे एक चेन ऑफ प्रॉब्लम्स, समस्याओं की एक श्रृंखला शुरू होती है। क्योंकि क्षमतावान व्यक्ति ने अपनी क्षमता से धन तो इकट्ठा कर लिया, वो सुखों को तो प्राप्त कर सकता है, लेकिन अब जो दूसरा व्यक्ति है जो ऐसा नहीं कर पाया है लीगली, वो इलीगल करेगा। मतलब क्या करेगा? उसके वहां चोरी करेगा। अब चोरी करेगा तो जो अमीर आदमी है उसने सुखों का प्रावधान तो कर लिया है, लेकिन अब ये एक प्रॉब्लम खड़ी हो गई है वहां पे कि भाई उसके यहाँ कोई भी चोरी कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि सबके पास नहीं है सब कुछ। तो इसी खराब व्यवस्था के कारण जिसके पास पर्याप्त धन भी है तो उसके लिए भी एक भय खड़ा हो जाता है। तो जहां 10% लोग सुखों में जी रहे हैं और 90% लोगों को वो सुख आसानी से प्राप्त नहीं है, अब 90% लोग वहां चोरी करने का सोचेंगे तो कब तक बचेगा वो? उसको आए दिन हर महीने में उसके यहाँ कोई ना कोई चोरी, ठगी, 420 ऐसी होती रहेगी। वो आदमी और उनके घर के सारे लोग बेचारे इनसिक्योरिटी में जिएंगे कि हमारे साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है ना। और उससे बचने के लिए वो भी बहुत सारे अनैतिक टाइप के प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि लीगली पर्याप्त नहीं होगा। क्योंकि कौन सा सिस्टम में इतनी पुलिस और इतना सब कुछ होता है कि भाई आप हर 10% वाले आदमी को 10-10, 20-20 पुलिस वाले आप दे दोगे? नहीं है संभव। वो देने पर भी, क्योंकि पुलिस वाले की भी तो सैलरी कम होती है, वो चोरों के साथ मिल जा सकते हैं कि ठीक है मैं थोड़ा सा इधर जाऊंगा, तुम यहां से घुस जाना और चोरी कर लेना। मतलब उस तरह से कोई तरीका नहीं है इन सब चीजों से बचने का। तो बचने का एक ही तरीका है कि हम एक पर्याप्त व्यवस्था, ऐसी व्यवस्था जो हर एक व्यक्ति को, वो चाहे कम समझदारी या कम क्षमतावान व्यक्ति हो या अधिक क्षमतावान या अधिक समझदार व्यक्ति हो, उनको उनकी इच्छा के अनुरूप जीवन को देने में सक्षम हो। वैधानिक तरीके से किसी भी व्यक्ति को किसी दुख से बचने के लिए अथवा किसी सुख को प्राप्त करने के लिए इलीगल तरीके की जरूरत ही न महसूस हो, तो फिर कोई माता या कोई पुत्र कपूत या कुमाता नहीं होगी, और कोई भी रिश्ता फिर का से शुरू नहीं होगा, मतलब खराब नहीं होगा। हर व्यक्ति अच्छा व्यवहार कर रहा होगा। फिर सारी माताएं सुमाताएं होंगी, सारे पिताजी सुपिताजी होंगे, सारे पुत्र सुपुत्र होंगे, सारी पुत्रियां सुपुत्री होंगी, सारी ननद भाभी सास सब सु करके होंगी कि सुसास, सुननद, सुभावी, सुपड़ोसी, सुप्रधानमंत्री, फिर सब बढ़िया बढ़िया व्यवहार कर रहे हो, फिर नहीं ये सवाल खड़ा होगा। तो मैं यहाँ अपना ये एक दृष्टिकोण देना चाहता था, जो जिस दृष्टिकोण की कमी मुझे आचार्य जी के दर्शन में लगती है। और आप मेरी जितनी भी समीक्षाएं वहां पे देखेंगे वो इसी 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 केंद्र से उभरती हैं वो सारी, और उनके उसी केंद्र पर वो सवाल करती है, क्योंकि वो व्यवस्था से ज्यादा आदमी को सुधारने पे जोर देते हैं। और मैं कहता हूं कि आदमी तो प्रोडक्ट है व्यवस्था का। आदमी का जो व्यवहार है, अच्छा या बुरा, वो प्रोडक्ट है उस समय की व्यवस्था का। व्यवस्था जैसी होगी, लोगों की अवस्था वैसी होगी। तो अगर लोगों की अवस्था में सुधार चाहते हैं तो आपको व्यवस्था में सुधार करना होगा। जैसे सीधी सी बात, कोई आदमी बीमार हो गया तो क्या हुआ? उसके शरीर की अवस्था खराब होगी। अब आप क्या करेंगे कि जिस कारण से ये अवस्था उसकी खराब हुई है उस कारण को ठीक करेंगे, है ना। तो क्योंकि किसी की शारीरिक अवस्था कैसे खराब हो सकती है? उसने कोई खराब खाना खा लिया हो, खराब हवा ले ली हो, खराब पानी पी लिया हो, या पर्याप्त खाना ना मिला हो,
पर्याप्त प्रोटीन, फैट इत्यादि ना मिले हों, कुपोषण हो, तभी ना आदमी अस्वस्थ होता है, या फिर कोई नेचुरल कारण है उनकी वजह से हो, तो उन सबको ठीक करेंगे कि नहीं, कि बस आदमी को दवाई दिए चले जाएंगे। क्योंकि फौरी टाइम पे आदमी को तो दवाई दोगे कि चलो अब ये समस्या बीमारी इसको हो चुकी है, अब इसको तो ठीक करो, लेकिन जिन कारणों से वो हो रही है उनके लिए प्रयास करेंगे कि नहीं। जैसे आचार्य प्रशांत जी भी इस बात के लिए प्रयास कर रहे हैं कि भाई ये जो क्लाइमेट खराब हो रहा है, जिसमें प्रदूषण हो रहा है, गर्मी बढ़ रही है वगैरह, तो उसको ठीक करने के प्रयास की बात कर रहे हैं वो कि नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब है कि उसको हम ठीक करेंगे तो यहाँ पे ये जो बहुत सारी समस्या हो रही है लोगों के स्वास्थ्य के साथ में, ये ठीक हो जाएगी। ऐसे ही व्यवस्था की ओर हमें देखना चाहिए। अब आप सोचोगे कि लोग सोचते रहे व्यवस्था की ओर, और क्या व्यवस्था करें, कोई व्यवस्था होनी भी तो चाहिए विकल्प के तौर पे। तो ऐसी व्यवस्था का मैंने निर्माण किया है जिसका नाम है संपूर्ण समाधान, और ये किताब है, साइड में आपको आ रही होगी किताब। इस किताब को आप, इसका पीडीएफ फ्री में इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ पे लिंक रहता है, वहाँ से आप इसको फ्री में डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। या इसी किताब के सारे पॉइंट्स को मैंने एज ए वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो इसी इसी यूट्यूब चैनल पर आप प्लेलिस्ट में जाके, वहाँ पे जाके उसको उसके हेडिंग से आपको पता चल जाएगा, क्योंकि वहाँ बहुत सारी प्लेलिस्ट है, तो उनमें पता चल जाएगा कि कारणों वाली कौन सी प्लेलिस्ट है और समाधान वाली कौन सी प्लेलिस्ट है, संपूर्ण समाधान की। तो वहाँ उन वीडियोज को भी आप देख सकते हैं। तो किताब नहीं भी पढ़ें तो चलेगा, तो आपको जैसे अच्छा लगता हो, किताब पढ़ना अच्छा लगता हो पीडीएफ कर लें, कागज वाली किताब पढ़ना हो तो अमेजोन या फ्लिपकार्ट से जाके ऑनलाइन आप उसको ऑर्डर कर सकते हैं। वीडियोज में समझना हो तो इसी यूट्यूब चैनल पर फ्री में वीडियोज आप देख समझ सकते हैं, है ना। हर दूसरे तीसरे दिन हमारे यहाँ पे लाइव चर्चा होती है ऑनलाइन इसी चैनल पे। आपके कोई प्रश्न हों उसके बाद में, तो उन प्रश्नों को आप रख सकते हैं, या आपको कहीं उसमें गलती लग रही हो उस गलती को रख सकते हैं, मानी समीक्षा कर सकते हैं हमारे यहाँ उस किताब की। या हम लोग जो कुछ भी बोल रहे हैं, मैं जो कुछ भी बोलता हूँ उसकी समीक्षा आप हमारे ही चैनल पे हमारे ही सामने कर सकते हैं। हम लोग समीक्षाओं से नहीं डरते। जैसे आचार्य प्रशांत जी ने, तो जब मैंने समीक्षाएं की तो उन्होंने हमें कॉपीराइट एक्ट जो है वो भेज दिया। हम नहीं भेजते किसी को भी, हम अपने ही चैनल पे आमंत्रित करते हैं कि हमारी ही समीक्षा हमारे ही चैनल पे हमारे सामने आप कर सकते हो, हमसे कोई भी प्रश्न पूछ सकते हो, हम उन सबके जवाब देने को तैयार हैं। आचार्य प्रशांत जी की तरह नहीं है कि उनके वहां कोई जाए भी तो उसे भगा देते हैं। मेरी एक बार उनसे चर्चा हुई थी ऋषिकेश में, तो 3-4 सवालों में ही वो उनके जवाब दे नहीं पाए, और वहां से ऐसा मेरे ऊपर आरोप लगा के कि किन्हीं साधु मंडल ने मुझे उनकी मीटिंग खराब करने के लिए भेजा है, और वहां से बोले कि आप यहाँ से चले जाओ। अरे भैया, आप इतना ही बोल देते कि हम, मेरे सवालों के जवाब आपके पास नहीं, हम तो तब भी चले जाते। काहे के लिए बैठते वहां पे, ऐसा आरोप लगाने की क्या जरूरत थी। खैर, फिर भी जिनको लगे कि मैंने ये समीक्षा ठीक नहीं की है, तो वो सभी हमारे यहाँ पे आमंत्रित हैं ऑनलाइन खुली लाइव चर्चा में, है ना। वो चाहे आचार्य प्रशांत जी हों, चाहे उनके कोई भी ऐसे शिष्य हों जिन्हें लगता हो कि नहीं आचार्य प्रशांत जी तो एकदम सही बात कर रहे हैं, आप ही गलत बात कर रहे हैं, तो वो खुली चर्चा में आमंत्रित हैं, ताकि हमें हमारी गलती वो समझा सकें। हम उन्हें पूरा टाइम देंगे यहाँ पे, और अगर हमें हमारी गलती समझ में आएगी तो हम लोग उसको दुरुस्त करेंगे, अगर आप समझा पाएंगे तो, या हम आपको समझा पाएंगे तो आप अपनी गलती देख लेना, है ना। क्योंकि चर्चा होनी जरूरी है, बिना चर्चा के तो नहीं पता चलता। जैसे किसी ने कोई मेरा वीडियो उनके किसी शिष्य के पास भेजा, उनका शायद कोई अनुज नाम है शायद, तो उन्होंने बोला कि आप चर्चा में क्यों नहीं आते हैं। हमारे किसी साथी ने उनसे पूछा, कह रहे हैं चर्चा ना बराबर वालों, अनुज कहते हैं कि चर्चा ना बराबर वालों से की जाती है। बराबर वालों से मतलब, बोले कि वो आपके जो प्रेमजीत हैं वो कोई लायक नहीं है कि उनके साथ चर्चा की जाए।
अब बताओ, चर्चा करने के पहले ही उन्होंने निर्णय ले रखा है कि मैं लायक नहीं हूं। भाई कैसे ले लिया? उनसे पूछा कैसे लिया? बोले विवेक से। फिर पूछा अच्छा आपके विवेक का आधार क्या है? तो उत्तर नहीं आया आज तक। क्योंकि विवेक का आधार तो यही होगा कि आप जिस आदमी के बारे में कोई डिसीजन मेकिंग करना चाहते हैं और अगर उसने अपने आप को चर्चाओं के लिए खुला किया हुआ है तो उसके साथ बैठ के चर्चा कीजिए, या तो उसे अपने साथ बुलाइए, चर्चा के लिए आमंत्रित कीजिए, या वो आमंत्रण दे रहा है तो उसका आमंत्रण स्वीकार कीजिए। तो वही बात है। अब ये इलॉजिकल बातें करते हैं और कहीं इनकी बातें कट ना जाएं कि नहीं, कहीं इनकी बातें गलत ना सिद्ध हो जाएं, तो डर के मारे चर्चा में आने से घबराते हैं और तरह तरह के बहाने लगाते हैं कि ये इस लायक नहीं है, वो उस लायक नहीं है। भाई आचार्य प्रशांत जी भी जो बातें कर रहे हैं उसकी डिग्री उन्होंने कहाँ से ले ली है? अद्वैत वेदांत की कोई डिग्री ली है उन्होंने? नहीं। गीता पे कोई डिग्री ली है उन्होंने? नहीं। ये सारी चीजें हम लोग अपने व्यक्तिगत रूप से पढ़ते समझते हैं, उसी में चर्चा करते हैं। और हमारे यहाँ फिलोसोफर्स भी जो हैं, जो दार्शनिक डिग्री वाले हैं, वो भी आते हैं चर्चा करने। हम लोगों से ऐसे कई दार्शनिक जुड़े भी हुए हैं जो डिग्रीधारी भी हैं। तो बहानेबाजी छोड़ें और चर्चा में आए। हम लोग इतने प्यार से इनवाइट कर रहे हैं, समय भी दे रहे हैं आपको, या फिर हमें इनवाइट कीजिए और समय दीजिए, है ना, इंसानों की तरह। पहले से ही मत मान लीजिए ये आदमी खराब होता है, ये आदमी अच्छा होता है, जैसा कि आप लोग मान ही ले रहे हैं, क्योंकि आचार्य प्रशांत जी की सीख ही ऐसी है, उनकी समझ ही ऐसी है कि आदमी खराब और अच्छा होता है। अब आदमी को, खराब आदमियों को अच्छा करना है। बाहर स्थितियां नहीं बदलेंगे, परिस्थितियां नहीं बदलेंगे, मतलब सिस्टम नहीं बदलेंगे, सिस्टम वही गला सड़ा ना समझ वाला रखेंगे, मगर आदमी को समझदार होना चाहिए, ऐसी उससे अपेक्षा करेंगे जो कि युक्त नहीं है। जी, होप है कि आप समझे होंगे जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। बाकी फिर आगे चर्चा में मिलेंगे। जी।